हाल के सालों में अगर हम पाकिस्तान की सुरक्षा हालात देखें तो एक नाम है जो बार बार सुनाई देता है, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी। हाँ बिल्कुल। और ख़ास तौर पर 2021 के बाद, मतलब जब से अफ़गानिस्तान में तालिबान वापस आया है, तब से तो इनके हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। हाँ, वो तेज़ी दिखती भी है। जैसे जुलाई 2023 में 12 में पुलिस कॉम्प्लेक्स पर हमला हुआ, फिर अगस्त 2023 में बन्नू में जानी खेल में, और अभी हाल में 2024-2025 में भी बन्नू में फौजी ठिकानों पर हमले हुए। ये एक पैटर्न सा बन गया है। और ये सिर्फ एहसास की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। अगर आप एस्लेट जैसे ग्रुप्स का डेटा देखें तो 2021 में टीटीपी और पाकिस्तानी फौज के बीच कोई 98 सीधी झड़पें हुई थी। अच्छा। और 2024 तक ये नंबर बढ़कर लगभग 470 हो गया। बाप रे, 98 से 470। हाँ, और टीटीपी तो खुद और भी ज़्यादा क्लेम करता है। वो कहते हैं 2021 में 282 हमले किए और 2024 में 1758। अब उनके दावों में थोड़ी बड़ा चढ़ाकर बात हो सकती है, लेकिन ट्रेंड तो साफ है। हमले बढ़े हैं और काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं। तो आज हम इसी संगठन पर, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जिसे पाकिस्तानी तालिबान भी कह देते हैं, इसी पर गहराई से बात करेंगे। ये ग्रुप फिर से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गया है। हाँ, और इसके लिए हमने कई तरह के सोर्सेज देखे हैं। मतलब रिसर्च पेपर्स हैं, सिक्योरिटी रिपोर्ट्स हैं, न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, और यहाँ तक कि टीटीपी के अपने पब्लिकेशंस भी हैं, जैसे उनकी वो रस्म मोहब्बत सीरीज। अच्छा, तो मकसद ये है कि इन सब चीज़ों को देखकर हम समझें कि भाई ये टीटीपी कैसे बना, बीच में कैसे कमज़ोर पड़ा, और फिर ये दोबारा इतना ताकतवर कैसे हो गया। इनकी आज की रणनीति क्या है, कौन लोग हैं इसके पीछे, और पाकिस्तान और इस पूरे इलाके के लिए इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल, इन्हीं सब पहलुओं पर हम आज बात करेंगे। चलिए तो फिर शुरू से शुरू करते हैं। इसकी जड़ें कहाँ हैं, बना कैसे ये टीटीपी? देखिए, इसका गठन हुआ दिसंबर 2007 में। उस जमाने में फाटा हुआ करता था, फेडरली एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। वो जो कबायली इलाका था ना पाकिस्तान का, सेमी ऑटोनमस सा। हाँ। तो वहाँ जो अलग अलग चरमपंथी गुट काम कर रहे थे, उनको मिलाकर ये एक, क्या कहते हैं, एक अम्ब्रेला जैसा संगठन बना। अच्छा, पर क्यों, मतलब एकदम से क्या हुआ कि ये सब साथ आ गए? उसके पीछे दो बड़ी वजह थी। एक तो 2007 में इस्लामाबाद में लाल मस्जिद का ऑपरेशन हुआ था, वो काफी विवादास्पद रहा। हाँ, वो याद है। और दूसरा, फाटा में पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन लगातार चल रहे थे। तो इन दोनों चीज़ों से कई लोकल कमांडर और लड़ाके नाराज थे, और उन्हें लगा कि पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ एकजुट होना जरूरी है। और इनकी सोच, मतलब विचारधारा क्या है इनकी? क्या ये बिल्कुल अफगान तालिबान जैसे ही हैं? विचारधारा की बुनियाद तो देवबंदी इस्लाम ही है, लेकिन इसमें आपको अफगान तालिबान का असर भी दिखेगा और अलकायदा का भी। मतलब थोड़ा लोकल फोकस, थोड़ा ग्लोबल जिहाद, उसका एक मिक्सचर सा है। अच्छा। और उनका एजेंडा शुरू से ही काफ़ी साफ था। कबायली इलाकों से पाकिस्तानी सरकार का कंट्रोल हटाना, वहाँ शरिया लागू करना, पाकिस्तानी फौज से लड़ना, और हाँ, आतंकवाद के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान अमेरिका का साथ दे रहा था, उसका विरोध करना, और अफगान तालिबान को सपोर्ट करना, ये भी अहम था। हाँ, अफगान तालिबान से तो इनका रिश्ता हमेशा से ही काफ़ी गहरा रहा है, सुना है। बिल्कुल, जब ये बने थे तभी से इन्होंने कहा कि हम अफगान तालिबान की ही एक शाखा है, और मुल्ला उमर को अपना लीडर मानते थे। और जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया तो टीटीपी के लड़ाके बॉर्डर पार करके अफगान तालिबान के साथ लड़े भी। तो ये रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं, ज़मीनी हकीकत भी रहा है। लीडरशिप की बात करें तो शुरुआत बैतुल्ला महसूद से हुई थी, उसके बाद तो कई नाम आए और गए। क्या ये बदलाव अहम थे संगठन के लिए? हाँ, बहुत अहम। बैतुल्ला मसूद पहले अमीर थे। 2007 से 2009 तक 40 कमांडरों की शूरा ने उन्हें चुना था। उन्होंने फटा में अपनी पकड़ बनाई, शरिया लागू करने की कोशिश की। फिर 2009 में वो अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। उनके बाद आए हकीम उल्ला मसूद 2009 से 2013 तक। वो बैतुल्ला से भी ज़्यादा आक्रामक माने जाते थे, लेकिन 2013 में वो भी एक ड्रोन हमले का शिकार हो गए। तो शुरू के सालों में लीडरशिप पर लगातार हमले होते रहे। फिर मुल्ला फजलुल्लाह का दौर आया 2013 से 2018 तक। वो रेडियो मुल्ला वाले, उनका टाइम तो काफ़ी उथल पुथल वाला रहा ना संगठन के लिए। हाँ बिल्कुल, फजलुल्लाह स्वात घाटी से थे, महसूद कबीले के नहीं थे। इस वजह से लीडरशिप को लेकर अंदर ही अंदर काफ़ी खींचतान शुरू हो गई।
टीटीपी कई हिस्सों में बंट गया और इसी दौरान वो भयानक पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल हमला हुआ 2014 में। हाँ, वो तो दहला देने वाला था। उस हमले के बाद पाकिस्तान में टीटीपी के खिलाफ गुस्सा बहुत बढ़ गया और फिर 2018 में फजलुल्लाह भी अफगानिस्तान में एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए। तो ये लगातार लीडर मारे जा रहे थे, ड्रोन हमले हो रहे थे, अंदर भी फूट पड़ गई थी। इसने तो टीटीपी को काफी कमजोर कर दिया होगा। हाँ बिल्कुल, वो एक दौर था समझ लीजिए 2014 से 2019 के बीच, जब लग रहा था कि टीटीपी अब खत्म होने वाला है। पाकिस्तानी फौज ने बड़े ऑपरेशन किए, जैसे 2014 में उत्तरी वजीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़ब, फिर 2017 में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पूरे देश में चला। इन ऑपरेशनों में उनके बहुत सारे ठिकाने तबाह हो गए, ट्रेनिंग कैंप उड़ गए, कम्युनिकेशन नेटवर्क टूट गया। और मई 2018 में वो फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में विलय भी तो हुआ था, उसका क्या असर हुआ? उसने भी हालात मुश्किल किए उनके लिए। एफईटी की जो एक अलग पहचान थी वो खत्म हो गई। वहाँ पाकिस्तानी कानून और एडमिनिस्ट्रेशन सीधा लागू हो गया और जैसा आपने कहा, फजलुल्लाह के टाइम पर अंदरूनी फूट बहुत बढ़ गई थी। कई कमांडर और लड़ाके तो टूटकर आईएसकेपी यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान में चले गए। अच्छा। तो नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे टीटीपी वाले भागकर अफगानिस्तान चले गए। पाकिस्तान के अंदर हमले एकदम कम हो गए। ऐसा लगने लगा था कि टीटीपी की कमर टूट चुकी है। लेकिन फिर कहानी ने पलटा खाया। 2020 के बाद से हम देख रहे हैं कि टीटीपी फिर से सिर उठा रहा है, बल्कि ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक लग रहा है। इसके पीछे क्या कारण रहे? हाँ, कहानी बिल्कुल पलट गई और इसमें सबसे बड़ी, सबसे अहम वजह रही अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी। अच्छा। उसने टीटीपी के लिए सब कुछ बदल दिया। उन्हें अफगानिस्तान में एकदम खुली छूट मिल गई, सुरक्षित ठिकाने मिल गए, वो वहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं, भर्ती कर सकते हैं, हमलों की प्लानिंग कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। इसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ कहते हैं। हाँ, समझ गया। और ऊपर से तालिबान ने आते ही अफगानिस्तान की जेलों से सैकड़ों टीटीपी मेंबरों को रिहा कर दिया। उनमें कई पुराने अनुभवी कमांडर और लड़ाके थे, तो एक तरह से उन्हें बनी बनाई फौज मिल गई। और अभी जो उनके लीडर हैं, नूर वली महसूद, जिनकी बात हमने पहले की थी, उनका रोल कितना रहा इसमें? उनका रोल भी बहुत अहम है। वो 2018 में लीडर बने। वो खुद महसूद कबीले से हैं और उन्हें एक स्कॉलर, एक लेखक के तौर पे भी जाना जाता है। उन्होंने आते ही सबसे पहले संगठन को जोड़ने का काम किया। अच्छा। जो गुट फजलुल्लाह के टाइम पर अलग हो गए थे, जैसे जमातुल अहरार, हिजबुल अहरार, यहाँ तक कि लश्कर झांगवी के कुछ लोग, उन सबको वापस टीटीपी में ले आए। और उन्होंने अफगान तालिबान के मॉडल पर संगठन का ढांचा भी बदला, ज्यादा सेंट्रलाइज्ड बनाया, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए, गवर्नर नियुक्त किए, अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क मजबूत किया। क्या उनकी रणनीति में भी कुछ बदलाव आया है? पहले तो वो कहीं भी हमला कर देते थे, बाजारों में, मस्जिदों में। अब क्या फर्क है? हाँ, ये एक अहम बदलाव है। नूर वली मसूद ने पब्लिकली कहा है कि वो आम नागरिकों पर अंधाधुंध हमले नहीं करेंगे। उनका फोकस अब मुख्य रूप से पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस पर है, आर्मी, पुलिस, पैरामिलिट्री। लेकिन क्या ये सच है? क्या वो सच में नागरिकों को निशाना नहीं बना रहे? देखिए, कहने को तो वो यही कहते हैं, लेकिन अगर हम ज़मीनी रिपोर्ट्स और डेटा देखें तो 2023 के बाद से ऐसे नागरिकों पर हमले बढ़े हैं जिन्हें वो स्टेट से जुड़ा हुआ मानते हैं, जैसे कोई कबायली नेता, कोई सरकारी मुलाजिम, पोलियो वर्कर या कोई पुलिस वाला जो ऑफ ड्यूटी हो। अच्छा। इन टारगेटेड किलिंग्स में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। कुछ आंकड़े तो कहते हैं कि 2021 से 2024 के बीच ये 11 गुना तक बढ़ गए हैं। तो ये कहना कि वो नागरिकों को बिल्कुल निशाना नहीं बना रहे, शायद पूरी तरह सही नहीं होगा। वो चुनकर निशाना बना रहे हैं। और उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा भी काफी तेज कर दिया है ना? हाँ बिल्कुल, उनका मीडिया विंग है उमर मीडिया, वो बहुत प्रोफेशनली काम करता है। कई जबानों में, उर्दू, अंग्रेजी, पश्तो, बलोची में मुजल्ला तालिबान नाम की मैगजीन निकालते हैं, वीडियोस बनाते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट, प्रेस रिलीज, और वो जो रस्म मोहब्बत सीरीज है जिसमें मारे गए लड़ाकों की तारीफें होती हैं, वो भी इसी प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता है, गवर्नेंस की कमी है, खासकर पुराने फाटा इलाकों में विकास नहीं हुआ, लोगों में नाराजगी है, इन सब चीज़ों का भी टीटीपी फायदा उठा रहा है। और वो हथियारों वाली बात, हाँ, वो भी एक फैक्टर है। जब अमेरिका और नाटो फौजें अफगानिस्तान से निकली तो वो बहुत सारे हथियार पीछे छोड़ गईं। हाँ। बढ़िया मॉडर्न हथियार, नाइट विजन गॉगल्स, M4 राइफल्स, वो सब भी टीटीपी के हाथ लग गए हैं। तो जाहिर है उनकी लड़ने की ताकत बड़ी है। आपने वो रस्म मोहब्बत सीरीज का जिक्र किया। हाँ। ये टीटीपी का अपना पब्लिकेशन है।
हाँ क्या इससे हमें उनके लड़ाकों के बारे में कुछ पता चलता है? मतलब है तो ये प्रोपेगेंडा, लेकिन क्या इसमें कुछ काम की जानकारी है? हाँ, ये एक दिलचस्प सोर्स है, लेकिन इसे देखना सावधानी से पड़ेगा क्योंकि है तो ये प्रचार ही। इसमें उन्होंने 2006 से 2025 के बीच मारे गए अपने 615 लोगों के प्रोफाइल दिए हैं। अच्छा। अगर हम इनको एनालाइज करें तो कुछ पैटर्न दिखते हैं, जैसे इनमें से ज्यादातर करीब 57% आम लड़ाके थे, 38% के करीब कमांडर थे, मिडिल या हाई लेवल के, और लगभग 5% आत्मघाती हमलावर थे जिन्हें वो फिदाई कहते हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या पता चलता है? ये काफी चौंकाने वाला है। जिन 120 प्रोफाइल्स में तालीम का जिक्र मिला, उनमें से 118 यानी 98% से ज्यादा ने सिर्फ मदरसे से दीनी तालीम ली थी। सिर्फ 2 लोग थे जिनके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री थी। अच्छा, ज्यादातर मदरसे वाले। हाँ, और ये भी देखा कि जो कमांडर थे या आत्मघाती हमलावर थे, उनमें मौलाना, कारी, हाफिज, मुफ्ती जैसी धार्मिक उपाधियां ज्यादा कॉमन थीं आम लड़ाकों के मुकाबले। कमांडरों में करीब 24% और फिदाइन में 23%, जबकि आम लड़ाकों में 18%। इसका क्या मतलब निकालें? शायद ये दिखाता है कि उन कबायली इलाकों में अच्छी रेगुलर स्कूलों वाली तालीम की कितनी कमी है। मदरसे ही अक्सर ऑप्शन होते हैं, और फिर यही मदरसे टीटीपी जैसों के लिए भर्ती का जरिया बन जाते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि टीटीपी ने अब अपना खुद का मदरसा बोर्ड भी बना लिया है, तहरीक उल मदारिस अल इस्लामिया। वो दावा करते हैं कि इसके तहत वो अफगानिस्तान में 80 मदरसे चला रहे हैं जिनमें 6000 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। अरे वाह! और ये लड़ाके आते कहाँ से हैं? मतलब भर्ती कहाँ से होती है ज्यादातर तो खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत से ही आते हैं। 615 में से 580 से ज्यादा वहीं के थे, और केपी में भी खास तौर पर डेरा इस्माइल खान यानी डीआई खान जिला, उसमें भी एक शहर है कुलाची, वो एक बड़ा हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। डीआई खान, पहले तो उत्तरी वजीरिस्तान का नाम ज्यादा आता था। हाँ, ऐसा लग रहा है कि डीआई खान अब उत्तरी वजीरिस्तान की जगह ले रहा है। उत्तरी वजीरिस्तान जैसे मीराली, स्पिनवाम अभी भी अहम है, साथ में पेशावर का बदाबेर इलाका, बन्नू, टैंक जिले भी है, लेकिन डीआई खान नया सेंटर बनता दिख रहा है, और उसकी लोकेशन भी ऐसी है, वो केपी, पंजाब और बलूचिस्तान के ट्राई जंक्शन पर पड़ता है। इनके ऑपरेशन के इलाके, क्या ये वही लड़ते मरते हैं जहां से आते हैं, या कहीं और भी जाते हैं? नहीं, इनके ऑपरेशन का दायरा इनके जन्म स्थानों से कहीं ज्यादा बड़ा है। मौतें सबसे ज्यादा केपी में ही हुई हैं, ये सही है, लेकिन बलूचिस्तान में, पंजाब में और खास तौर पर अफगानिस्तान में भी बहुत से टीटीपी वाले मारे गए हैं। अफगानिस्तान में? हाँ, और अफगानिस्तान में मरने वालों में कमांडरों का परसेंटेज आम लड़ाकों से ज्यादा है। इससे अंदाजा लगता है कि टीटीपी की लीडरशिप अफगानिस्तान में बैठकर ऑपरेट कर रही है, वो सीमा पार काफी एक्टिव हैं। तो ये लड़ाके काफी आते जाते रहते, मतलब मूवमेंट बहुत है, खासकर बॉर्डर के आर पार। हाँ, डेटा तो यही दिखाता है। हमने देखा कि करीब 206 लोग तो वहीं मारे गए जहां पैदा हुए थे, 273 अपने ही प्रांत में किसी दूसरी जगह मारे गए, 52 दूसरे प्रांत में जाकर मारे गए, और 84 लोग पाकिस्तान से अफगानिस्तान जाकर मारे गए। 84? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, और इन 84 में से 47 यानी आधे से ज्यादा कमांडर थे, तो लीडरशिप का मूवमेंट ज्यादा है बॉर्डर पर। जबकि जो आत्मघाती हमलावर थे वो एक प्रांत से दूसरे प्रांत जाने वालों में ज्यादा थे, और केपी से आने वाले लड़ाके सबसे ज्यादा मोबाइल थे, खासकर बॉर्डर पार जाने में। अफगानिस्तान में जो 84 लोग मारे गए, उनमें से 82 केपी के ही थे। ये तो बिल्कुल साफ इशारा है कि अफगानिस्तान टीटीपी के लिए एक सेफ हेवन, एक ऑपरेशनल बेस बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, अफगानिस्तान के पख्तिका, कुनार, नंगरहार, पख्तिया, ये प्रांत उनके गढ़ हैं। और सिर्फ हम नहीं कह रहे, यूएन की रिपोर्ट्स भी बार बार यही कहती हैं कि अफगान तालिबान टीटीपी को मदद दे रहा है, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग, ठिकाने, सब कुछ। हालांकि अफगान तालिबान तो मना करता है हमेशा। हाँ, वो पब्लिकली तो मना करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत शायद अलग है, और यही चीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के बीच टेंशन का सबसे बड़ा कारण है। अपने ऑपरेशनल ट्रेंड्स में बदलाव की बात की थी, सिक्योरिटी फोर्सेस पर फोकस, लेकिन चुने हुए नागरिकों पर भी हमले बढ़े। और ज्योग्राफिकली कहाँ ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है आजकल?
हाँ, जैसा हमने पहले कहा 2021 के बाद हमलों में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। निशाना फौज और पुलिस है, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स भी बढ़ी हैं। इलाकों की बात करें तो केपी के दक्षिणी ज़िले बन्नू, डीआई खान, लक्की मरवत ये तो हॉटस्पॉट हैं ही, लेकिन अब हमले फैल रहे हैं। बलूचिस्तान में ज़ोब, सुनबर्जी, क्वेटा में हमले हुए हैं। दक्षिणी पंजाब में भी, यहाँ तक कि सिंध में कराची तक में हमलों की खबरें आई हैं। और एसीलेट का डेटा भी कंफर्म करता है कि 2021 के बाद डीआई खान में हमलों में बहुत तेजी आई है। तो टीटीपी अपना दायरा बढ़ा रहा है, ये साफ है। इस पूरी कहानी में अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क का रोल बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है। एक तरफ उन पर टीटीपी को पनाह देने के इल्जाम है, दूसरी तरफ वो बीच बचाव की कोशिशें भी करते रहे हैं। ये क्या चक्कर है? हाँ, ये वाकई बहुत पेचीदा है। जैसा हमने कहा, यूएन रिपोर्ट्स और कई देश मानते हैं कि अफगान तालिबान का सपोर्ट टीटीपी के दोबारा उठ खड़े होने में बहुत अहम है। लेकिन साथ ही पाकिस्तान के दबाव में अफगान तालिबान ने और खासकर हक्कानी नेटवर्क ने मई 2022 में पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच बातचीत और सीज फायर करवाने में बड़ा रोल निभाया था। अच्छा, वो बातचीत काबुल में हुई थी? हाँ, काबुल में। और उसमें सिराजुद्दीन हक्कानी, जो अफगान तालिबान के डेप्यूटी अमीर भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी, वो सीधे तौर पर शामिल थे। क्या हक्कानी नेटवर्क पहले भी ऐसा करता रहा है, मतलब मीडिएशन वगैरह? हाँ, उनका एक इतिहास रहा है। कुछ पुराने दस्तावेजों से पता चलता है कि 2010 में भी सिराजुद्दीन हक्कानी ने ओसामा बिन लादेन के कहने पर पाकिस्तानी सरकार और अल कायदा टीटीपी के बीच कोई समझौता कराने की कोशिश की थी। और उनके पिता जलालुद्दीन हक्कानी, जिनकी अब मौत हो चुकी है, वो तालिबान के अलग अलग गुटों को जोड़ने में हमेशा अहम भूमिका निभाते थे। और विडंबना ये है कि हक्कानी नेटवर्क पर तो पाकिस्तान की आईएसआई के करीबी होने के इल्जाम भी लगते रहे हैं। बिल्कुल, यही तो इस मामले को और उलझा देता है। तो ये सारी चीजें मिलकर पाकिस्तान के लिए जाहिर है बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी करती हैं। सिक्योरिटी का मसला तो है ही, लेकिन इसका असर तो अर्थव्यवस्था पर, समाज पर, सब पर पड़ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो आतंकवाद बढ़ रहा है, स्टेट की अथॉरिटी को सीधा चैलेंज है, फौज, पुलिस और आम लोगों की जानें जा रही हैं। खतरा ये है कि पुराने फाटा इलाकों में सरकार का कंट्रोल कहीं और कमजोर न पड़ जाए। और अफगानिस्तान के साथ रिश्ते? वो तो बहुत ही तनाव में है। टीटीपी के ठिकानों और बॉर्डर पार हमलों को लेकर लगातार तनातनी रहती है। और इसी वजह से पाकिस्तान ने लाखों अफगान शरणार्थियों को निकालने जैसा सख्त कदम भी उठाया। अर्थव्यवस्था पर क्या असर है? देखिए, जहां अस्थिरता होगी वहां निवेश कैसे आएगा? विदेशी निवेश रुक जाता है और जो सीपेक जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी खतरा रहता है। हमने देखा है कि चीनी नागरिकों पर भी हमले हुए हैं। हाँ, और समाज पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सामाजिक तौर पर देखें तो एक तो ये चरमपंथी विचारधारा फैलती है जो समाज को तोड़ती है। दूसरे, टीटीपी अक्सर पश्तून राष्ट्रवाद या लोकल शिकायतों का इस्तेमाल करता है, जैसे पुराने फेटा के विलय के बाद विकास नहीं हुआ या मानवाधिकारों के हनन के आरोप लगते हैं, तो टीटीपी इन चीजों को हवा देने की कोशिश करता है। और फिर टीटीपी के जो लिंक हैं दूसरे ग्रुप से, जैसे अल कायदा, आईएसकेपी, चाहे उनमें दुश्मनी भी हो, पर कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन की खबरें आती हैं, या कुछ बलोच अलगाववादी गुटों से भी, जैसे अल मजीद ब्रिगेड, ये सब मिलकर रीजनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है। क्या टीटीपी की अपनी कुछ कमजोरियां भी हैं जिनका फायदा उठाया जा सकता है? हाँ, कुछ कमजोरियां तो हैं। जैसे उनकी भर्ती अभी भी कुछ खास इलाकों जैसे डीआई खान, उत्तरी वजीरिस्तान पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उनका लीडरशिप तबका लगातार टारगेट होता रहता है ड्रोन हमलों में या ऑपरेशंस में, तो कमांडरों की मौतें काफ़ी होती हैं। उनके ऑपरेशन अक्सर मौसम पर भी निर्भर करते हैं, सर्दियों में कम हो जाते हैं, और अगर वो गैर पश्तून इलाकों में ज़्यादा फैलने की कोशिश करते हैं तो शायद उन्हें उतना सपोर्ट ना मिले, बल्कि विरोध का सामना करना पड़े। तो इन सब मुश्किलों से निपटने के लिए क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं? क्या सिर्फ फौजी कार्रवाई काफ़ी है? ज़्यादातर एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट्स यही मानती हैं कि सिर्फ मिलिट्री एक्शन से ये मसला हल नहीं होगा। छोटे मोटे टारगेटेड ऑपरेशन तो चल रहे हैं और शायद चलते रहेंगे, लेकिन ज़रबे अज़ब जैसा कोई बड़ा लंबा चलने वाला ऑपरेशन दोहराना अब बहुत मुश्किल है। उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, इंसानी भी और माली भी, और लोकल लोग भी उसका विरोध करते हैं। और बातचीत जिस दिन वो पाकिस्तानी सरकार के लिए मानना नामुमकिन है। तो फिर रास्ता क्या है? मतलब क्या किया जाना चाहिए? रास्ता एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच में ही दिखता है।
मतलब कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होगा। जैसे एक तो डिप्लोमेसी, अफगान तालिबान पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाना कि वो टीटीपी की मदद बंद करे। दूसरा, सिक्योरिटी कॉपरेशन, दूसरे देशों खासकर अमेरिका के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाना, अपनी काउंटर टेररिज्म कैपेसिटी बेहतर करना। और पाकिस्तान के अंदर? हाँ, पाकिस्तान के अंदर गवर्नेंस सुधारना बहुत जरूरी है। काउंटर टेररिज्म की लड़ाई सिर्फ फौज की लड़ाई न रहे, पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूत करना होगा। बॉर्डर मैनेजमेंट, खासकर अफगानिस्तान बॉर्डर पर फेंसिंग का काम पूरा करना, और सबसे अहम, पुराने फाटा इलाकों में डेवलपमेंट, लोगों की शिकायतें दूर करना, वहाँ स्कूल, अस्पताल, सड़कें बनाना, नौकरियां पैदा करना। डी रेडिकलाइजेशन का भी रोल होगा। हाँ बिल्कुल, मदरसों में रिफॉर्म्स लाना, एक्सट्रीमिस्ट नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव तैयार करना, उसके लिए प्रोग्राम चलाना, और जो काउंटर टेररिज्म बॉडीज हैं जैसे नाक्टा, उनको ज्यादा असरदार बनाना, एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन बेहतर करना, और वो जो पुरानी गुड तालिबान बैड तालिबान वाली कंफ्यूजन थी उसे पूरी तरह खत्म करना। और राजनीतिक स्थिरता, वो भी बहुत जरूरी है। जब देश में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, पोलराइजेशन होता है, तो चरमपंथी ताकतों को खेलने का मौका मिल जाता है। तो डेमोक्रेसी को मजबूत करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमारे सुनने वालों को ध्यान में रखनी चाहिए? मेरे ख्याल में 3-4 मोटी बातें हैं। पहली, टीटीपी का ये जो दोबारा उठना है, ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। इसमें कई चीजें मिली हुई हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी सबसे बड़ा फैक्टर है, लेकिन नूर वली महसूद की लीडरशिप और पाकिस्तान की अपनी अंदरूनी कमजोरियां, वो भी बराबर की जिम्मेदार हैं। दूसरी बात, टीटीपी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। वो अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, उसका प्रोपेगेंडा ज्यादा असरदार है, और वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्टेट से जुड़े समझे जाने वाले नागरिकों को भी सोच समझकर निशाना बना रहा है। सही। तीसरी, वो अफगानिस्तान में मिली सेफ हेवन का पूरा फायदा उठा रहा है बॉर्डर पार ऑपरेशन करने के लिए। और आखिरी बात, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल चैलेंज है। इसका हल सिर्फ फौजी ताकत से नहीं निकल सकता। इसके लिए एक बहुत व्यापक पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी की जरूरत होगी। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाएं। हाँ, कुछ सोचने के लिए। हाँ, एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि हम देख रहे हैं कि टीटीपी लोकल शिकायतों का, खासकर उन कबायली इलाकों में जो लोग खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं, उनकी भावनाओं का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को एक ऑल्टरनेटिव पावर के तौर पर पेश कर रहा है। तो सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान इन नॉन मिलिट्री इश्यूज जैसे सामाजिक आर्थिक बराबरी लाना, पॉलिटिकल हिस्सेदारी बढ़ाना, डेवलपमेंट करना, इन पर ध्यान देने में पीछे रह जाता है और सिर्फ सिक्योरिटी वाले पहलू पर ही जोर देता रहता है, तो इसका पश्तून पहचान पर और पूरे रीजन की स्टेबिलिटी पर लॉन्ग टर्म में क्या असर हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हमें और आपको सबको सोचने की जरूरत है।